संसद में उच्च सदन में द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 पेश किया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा को संसद के उच्च सदन के तौर पर भी जानते हैं। ये बिल बीजेपी के एमपी किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जाहिर की है। उनके मुताबिक इस बिल के पारित होने से देश के सोशल फैब्रिक और अनेकता में एकता की संकल्पना को नुकसान पहुंचेगा। बिल में देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की बात कही गई है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मंत्री नहीं है, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। संसद में प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश किए गए बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इसके अलावा जो बिल किसी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। मसलन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। लंबे समय से सोशल मीडिया पर इंडियन करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी की फोटो हटाए जाने की बात कही जा रही थी। हाल ही में सरकार ने इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी लिखित तौर पर लोकसभा में मुहैया कराई है। जानकारी के मुताबिक इंडियन करेंसी नोट्स पर कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, देवी देवताओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करने की रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। इन खबरों के बीच ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पहली बार नोटों पर कब आई। दरअसल साल 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये चर्चा कई बार हुई कि करेंसी से ब्रिटिश किंग की फोटो हटाकर महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाए, लेकिन इस पर सहमति बनाने में सरकार को वक्त लगा। तब तक कुछ समय के लिए सारनाथ स्थित लॉयन कैपिटल को भारतीय नोटों पर जगह दी गई। साल 1969 में पहली बार 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर जारी की गई। ये नोट उनकी 100वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया था। ये नोट 100वीं जयंती के लिए विशेष तौर पर जारी किया गया। साल 1987 से महात्मा गांधी सीरीज के नोट नियमित तौर पर जारी किए गए। आपको बता दें कि आरबीआई का करेंसी डिपार्टमेंट नोट और सिक्कों से संबंधित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह नोट्स की मांग पर नजर रखता है, जिससे समय पर फ्रेश नोट्स की सप्लाई की जा सके। भारत में नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस 4 स्थानों पर है। पश्चिम भारत में नासिक, मध्य भारत में देवास, दक्षिण में मैसूर और पूर्व में पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। भारत के प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में 24% का इजाफा हुआ है। 30 नवंबर 2022 तक प्रत्यक्ष कर का 8.77 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ। यह कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। साथ ही बजट अनुमान के 61.79% के करीब है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय पर लगाए गए कर को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन देश में आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों के लिए नीति तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। सीबीडीटी एक सांविधिक संस्था है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम करती है। आपको बता दें कि भारतीय कर व्यवस्था में करों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो यह किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई आय पर वसूला जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर की दरें किसी व्यक्ति और कंपनी के लिए अलग अलग होती हैं। जो आयकर किसी व्यक्ति विशेष पर वसूला जाता है, इसमें विभिन्न दरों पर कर आरोपित किया जाता है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स किसी कॉरपोरेशन या कंपनी के लाभ पर वसूला जाता है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग आयोजित हुई। इस मौके पर सिंगापुर डिक्लेरेशन को अपनाया गया। डिक्लेरेशन के मुताबिक श्रम बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल डायलॉग अहम है। गौरतलब है कि श्रम बाजार कोविड महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याओं से रूबरू हो रहा है। ऐसे में सोशल डायलॉग के जरिए ही इन मुश्किलों से निपटा जा सकता है। साथ ही इसमें श्रम बाजार में जेंडर पे गैप को कम करने के लिए भी कुछ उपायों पर बात की गई है।
इसमें श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर पे गैप को कम करना और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। त्रिपक्षीय से मतलब है 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को यह एक साथ लाता है। यह श्रम मानक निर्धारित करने और पॉलिसीज को विकसित करने का कार्य करता है। ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना का मकसद वैश्विक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। प्रश्न था, खबरों में रही फोर्टलिजा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? आसियान, ब्रिक्स, WTO, OECD। इसका सही जवाब था ब्रिक्स। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? WTO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मूलभूत अधिकारों के तहत किया गया है। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोट पर साल 1948 से लगाई जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही सच्चर कमेटी रिपोर्ट किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? पारसी, मुस्लिम, जैन या फिर बौद्ध। सही जवाब है विकल्प बी यानी मुस्लिम समुदाय। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है विकल्प बी यानी दूसरा कथन गलत है। 13 दिसंबर का दिन भारतीय संविधान के लिहाज से बेहद अहम है। 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने पेश किया। इसमें संविधान के दर्शन का लबोलुआब था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इसके तहत ही संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन दिया गया था। इसमें पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों और अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधानों की बात कही गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हुए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि इसमें लोकतांत्रिक शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। उनके मुताबिक गणराज्य शब्द में लोकतंत्र निहित है। साथ ही भारत का इतिहास साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्ष में हैं। भले ही अलग से इसका जिक्र ना हो, लेकिन हमारा लक्ष्य लोकतंत्र ही है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया और एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट ने पोक्सो एक्ट पर एक स्टडी की है। इस स्टडी से सामने आए आंकड़ों ने पोक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट की बहस छेड़ दी है। स्टडी के मुताबिक पोक्सो के तहत दर्ज तकरीबन आधे मामलों में लड़की की एज 16 से 18 साल के ब्रैकेट में है। साथ ही ये मामले रोमांटिक रिलेशनशिप के हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी गौर किया है। उनके मुताबिक जजेस के लिए पोक्सो एक्ट के तहत दो अडोलसेंट्स के बीच कंसेंसुअल सेक्स के मामलों में निर्णय करना चुनौती बन रहा है। गौरतलब है कि पोक्सो एक्ट में 18 साल या उससे कम उम्र के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे में जब 18 साल से कम उम्र के दो लोग कंसेंट के साथ भी ऐसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है। न्यायपालिका द्वारा विधायिका से इन मामलों पर गौर करते हुए बदलाव की बात कही गई है। स्टडी में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कंसेंसुअल सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें 16 से 18 साल के बीच वाले लोगों के नॉन कंसेंसुअल सेक्स को पोक्सो के तहत कवर किया जाए। पोक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह के सेक्सुअल बर्ताव को शामिल करता है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। यह कानून बना था 2012 में। इसके तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। पोक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है
उनकी मौजूदगी में करने का प्रावधान है। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट को साक्षी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के बाद लाया गया था। इस मामले में एनजीओ साक्षी ने एक पीआईएल दायर की थी। इसमें बच्चों के रेप से जुड़े मामलों में रेप की डेफिनेशन में बदलाव और रेप को जेंडर न्यूट्रल मानने की मांग की गई थी। हाल ही में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया था, जिस पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। वर्तमान में ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल एच इब्राहिम ताहा हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ओआईसी का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है। साथ ही ओआईसी सांप्रदायिक और पक्षपाती रवैये के चलते पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आपको बता दें कि ओआईसी की स्थापना 1969 में की गई थी। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसमें 57 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और समरसता को प्रोत्साहित करने के मकसद से मुस्लिमों के हितों को सुरक्षा तंत्र देने पर जोर देता है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों के 46वें सम्मेलन में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। यह पहला मौका था जब किसी गैर मुस्लिम देश के किसी नेता को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सुषमा स्वराज उस बैठक को संबोधित करने वाली पहली भारतीय थीं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सीबीडी की COP15 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट से पता चलता है कि ओवर कंजम्पशन और असतत पद्धतियों ने जानवरों और पौधों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस लिस्ट में एबोलोनी शेलफिश स्पीशीज और डुगोंग को पहुंचे नुकसान को प्रमुखता से दिखाया गया है। IUCN द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 44% एबोलोनी शेलफिश स्पीशीज विलुप्ति के कगार पर हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे सी फूड में शामिल हैं। इनके विलुप्ति पर पहुंचने के कारणों में जलवायु परिवर्तन, शिकार, बीमारियां और प्रदूषण बताया जा रहा है। IUCN ने पूर्वी अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में डुगोंग को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसे वल्नरेबल का दर्जा हासिल है। डुगोंग को आमतौर पर सी काऊ के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की इकलौती वेजिटेरियन मरीन मैमल है। विशेषज्ञों के मुताबिक डुगोंग भारत में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अगर इसे संरक्षण नहीं दिया गया तो भारतीय जल से इसके विलुप्त होने की आशंका है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में रखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 में आई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी में लगभग 250 के आसपास डुगोंग थीं। 2008 में भारत ने डुगोंग के संरक्षण और प्रबंधन के लिए CMS यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के साथ नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग। और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर केवल 3। इसका सही जवाब था विकल्प C। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रमुख रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ। पॉक्सो एक्ट में केवल गर्ल चाइल्ड को कवर किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में खबरों में रही सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? WTO, ILO, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ILO।
अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मूलभूत अधिकारों के तहत किया गया है। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर साल 1948 से लगाई जा रही है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर देना था केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है कि दोनों ही कथन गलत हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी पेश की है जिसके मुताबिक बीते 3 सालों में कोई भी मौत मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से नहीं हुई है। 2019 से 2022 के दौरान 233 लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की हजार्डस क्लीनिंग के चलते हुई है। साल 2022 में हजार्डस क्लीनिंग के चलते 48 मौतें हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा में दर्ज की गई हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 की धारा 2(1)G के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग से मतलब अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल को हाथ से उठाना है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 पूरे देश में लागू है। यह अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध करता है। भारत सरकार हाथ से मैला उठाने वाली प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए नमस्ते योजना भी लेकर आई है। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम में एक ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जिसमें केवल ट्रेन्ड वर्कर्स को ही इन कामों में लगाया जाए। आपको बता दें कि भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्राचीन काल से ही मौजूद है। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में भारत की सामाजिक स्थिति में इस पहलू का जिक्र करते हुए लिखा है, समाज के निम्न वर्गों के लोगों को चांडाल कहकर पुकारा जाता था। उन्हें समाज से अलग गांव और नगर के बाहर रखा जाता था। यह वर्ग अस्पृश्य माना जाता था। साफ सफाई, विशेषकर सड़कों, नालियों और मैला ढोने जैसे कार्य की जिम्मेदारी इसी वर्ग की होती थी। हाथ से मैला ढोने के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर गांधी जी ने भी आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति को अपने आसपास और स्वयं की गंदगी को खुद साफ करना चाहिए। इस खबर की अहमियत समझने के लिए इस साल 2016 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पर गौर करते हैं। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गर्मा अभियान चलाई गई है। ऑप्शन ए, आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, यौन कर्मियों यानी सेक्स वर्कर्स को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने की कर्मियों के पुनर्वास के लिए। या फिर ऑप्शन डी, बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प सी। 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद देश में एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के लिए किए गए प्रयासों को दिखाना है। इस दिन के समारोह को ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने EV यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसतन उत्सर्जन का केवल 1/3 है। आपको बता दें, BEE ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। इस निकाय का मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता के लिए नीतियों और रणनीति बनाने में मदद करना है। एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में BEE द्वारा नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी लागू किया जा रहा है। 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जारी किया। इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया था। इसमें नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज शामिल है। इसके जरिए एनर्जी एफिशिएंसी के साथ लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में तंबाकू की बिक्री को कम करने के उपाय सुझाए हैं। समिति ने तंबाकू की बिक्री को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की सेल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक ग्राहक फुल पैकेट के खर्च को उठाने के बजाय सिगरेट न खरीदना पसंद करेगा।
साथ ही होटल्स और रेस्टोरेंट में बने स्मोकिंग जोन्स को खत्म करने की बात कही है। समिति के मुताबिक तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों पर लगाया जा रहा टैक्स वर्तमान में कम है, इसे और बढ़ाए जाने का स्कोप है। वर्तमान में सिगरेट पर 53% जीएसटी, बीड़ी पर 22% और स्मोकलेस सिगरेट पर 60% जीएसटी लागू है। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश के मुताबिक सरकार तंबाकू उत्पादों पर 75% तक जीएसटी लगा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत चीन के बाद तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहाँ तकरीबन 29% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के चलते होती है। तंबाकू से जुड़े कैंसर का एक बड़ा हिस्सा भारत में है। इसकी आर्थिक लागत भी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि भारत में ई सिगरेट की बिक्री पहले से ही प्रतिबंधित है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ अहम बिलों को मंजूरी दी जा रही है। राज्यसभा ने द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना है। गौरतलब है कि लोकसभा से इस बिल को अप्रैल में पारित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें गोंड समुदाय के धुरिया, राजगोंड, ओझा नायक और पठारी सभी 5 उपजातियां शामिल हैं। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश करती है। इसके बाद ये सिफारिशें केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को सौंपी जाती हैं, जो कि इसकी समीक्षा करके लिस्ट को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजता है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास लिस्ट जाती है, जिसके अप्रूवल के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाता है। आपको बता दें कि गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसकी उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए इसे गोंड कहा जाता है। इस जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। इसमें विधवा विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। दूध लौटावा और घोटलू प्रथा जैसी संस्थाएं काम करती हैं। घोटलू गोंड जनजाति में अविवाहित युवक युवतियों की संस्था है। इनका प्रमुख नृत्य कर्मा है, जो कि स्त्री प्रधान है। आइए डालते हैं एक नजर आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न पर। प्रश्न है, खबरों में रही नमस्ते योजना है आवासीय और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीवकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए, पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, हाथ से मैला ढोलने की प्रथा को समाप्त करने के मकसद से, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उन्हें पुनर्वास करने के लिए। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। घोटलू संस्था विवाहित जोड़ों के लिए काम करती है। कर्मा इनका मुख्य नृत्य है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न और उनके सही उत्तर के बारे में। प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ। पोक्सो एक्ट में केवल गर्ल चाइल्ड को कवर किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है दोनों विकल्प गलत हैं। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा। 19 से 23 दिसंबर के बीच चलने वाले इस समारोह के लिए कर्नाटक के चेन्ना केशव मंदिर की थीम पर मंच तैयार किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब मंच की थीम के लिए मध्य प्रदेश के बाहर की किसी ऐतिहासिक विरासत को लिया गया है। चेन्ना केशव मंदिर कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर में स्थित है। यागची नदी के किनारे बने इस मंदिर को होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। मंदिर को चोलों पर विजय प्राप्ति के अवसर पर बनवाया गया था, इसलिए इसे विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं। गौरतलब है कि वेलूर होयसल वंश की पहली राजधानी थी। इसे वेलापुर के नाम से जाना जाता है। चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चेन्ना का अर्थ होता है सुंदर और भगवान विष्णु को केशव भी कहते हैं। वैष्णव मंदिर होने के बावजूद इसकी दीवारों पर शैव, शक्ति, जैन और बौद्ध धर्म की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं।
आपको बता दें कि संगीत सम्राट तानसेन के जन्म की तारीख को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन उनका जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ था। उनका मूल नाम राम तनु मिश्रा था। उन्हें तानसेन की उपाधि राजा रामचंद्र से हासिल हुई थी, जो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका मूल नाम इतिहास के गर्भ में छिप गया। उन्होंने वृंदावन में स्वामी हरिदास से शिक्षा ली थी। वे अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। वे ध्रुपद के महानतम गायक थे। उन्होंने संगीत सार और संगीत रागमाला नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत की। तानसेन समारोह के दौरान ये सम्मान भी दिया जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, मियां तानसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तानसेन की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। वे अपने आश्रयदाताओं पर संगीत रचना करते थे। उन्होंने कई रागों की रचना की है। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 1। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका पर जनवरी में सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि ये याचिकाएं लंबे समय से पेंडिंग है, जबकि सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लागू कर चुकी है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में धारा 6A को साल 1985 में असम अकॉर्ड के जरिए जोड़ा गया था। असम अकॉर्ड तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और असम मूवमेंट के नेताओं के बीच असमिया संस्कृति, विरासत, भाषा और सामाजिक पहचान के संरक्षित करने के मकसद से किया गया था। इस समझौते ने 6 साल लंबे चले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के आंदोलन को खत्म किया था। इस आंदोलन का मकसद राज्य में अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करना था। इसमें विशेष तौर पर बांग्लादेश से आए इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान शामिल थी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A के मुताबिक ऐसे विदेशी जो असम में 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिक के सभी अधिकार और कर्तव्य हासिल होंगे। वहीं 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच दाखिल हुए लोगों को अधिकार तो हासिल होंगे, लेकिन 10 सालों तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इस धारा पर असम के ही कई संगठनों ने आपत्ति जाहिर की है। उनके मुताबिक यह संवैधानिक नहीं है और अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 6 नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट 1948 की बात करता है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया था। अब जनवरी 2023 में इसकी सुनवाई की जाएगी। इस साल ईरान में हिजाब पहनने की आजादी को लेकर हिंसाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने सख्ती दिखाई है। कल यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसका मकसद महिलाओं की स्थिति पर बने संयुक्त राष्ट्र के आयोग से ईरान को बाहर करना था। आयोग से ईरान को बाहर निकालने के इस प्रस्ताव पर भारत ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, जबकि 29 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया। अमेरिका की तरफ से पेश इस प्रस्ताव के खिलाफ चीन, ओमान, रूस जैसे 8 देशों ने वोटिंग की है। इस साल ईरान में हुई हिंसक घटनाओं के चलते ही ईरान को 2022 से 2026 के उसके बचे हुए कार्यकाल से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि 22 साल की एक महिला आंदोलनकर्ता महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में अब तक लगभग 500 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, CSW यानी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक फंक्शनल कमीशन है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसमें 45 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र से ही आते हैं। सभी सदस्य देशों का चुनाव इकोसॉक की तरफ से भौगोलिक वितरण में बराबरी को देखते हुए किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 साल के लिए होता है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी सबसे बड़ी सैन्य क्षमता निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। इस मकसद से जापान एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पेश करने वाला है। जापान को एक शांतिप्रिय देश माना जाता है, लेकिन अब जापान 7 दशकों तक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर हावी रहे शांतिवाद के विपरीत ऐसा कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि जापान अपनी दक्षिण पश्चिमी द्वीप श्रृंखला के संदर्भ में चीन को मुख्य खतरे के रूप में देखता है। जापान की यह चिंता वाजिब भी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही चीन ने पूर्वी चीन सागर में ताइवान की ओर आक्रामक रुख अपनाया था। चीन की विस्तारवादी नीतियां पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी जापान सागर में जापान की संप्रभुता के लिए चुनौती पेश करती हैं। इस चुनौती के मद्देनजर जापानी अधिकारियों ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय 5 वर्षों में अपनी सेना पर $300 अरब से अधिक खर्च करेगा।
साथ ही जापान अपनी जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% तक रक्षा बजट पर खर्च करेगा। जापान की रणनीति में परिवर्तन 3 दस्तावेजों में निर्धारित किए जाएंगे: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम दिशा निर्देश और मध्यावधि रक्षा कार्यक्रम। हालांकि जापान अपनी रणनीति को आक्रमणकारी के बजाय काउंटर स्ट्राइक दिशा में ले जाएगा। काउंटर स्ट्राइक रणनीति का मतलब होता है खुद पहले से आक्रमण न करना, बल्कि देश में होने वाले आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देना। इस काउंटर स्ट्राइक रणनीति को अपनाने के लिए जापानी रक्षा मंत्रालय ने हालिया बजट अनुरोध में कहा कि वह 2026 तक जमीन से लॉन्च की जाने वाली टाइप 12 एंटी शिप मिसाइलों की संख्या और रेंज बढ़ाएगा और हाइपरसोनिक हथियारों सहित अन्य मिसाइलों को भी विकसित करेगा। यह भी रिपोर्ट आ रही है कि जापान शिप से लॉन्च होने वाली यूएस निर्मित टॉमहॉक मिसाइल भी खरीद सकता है। इसके साथ ही जापान 500 से अधिक क्रूज मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसकी रेंज 1250 किलोमीटर तक होगी। सैन्य प्रबंधन के क्षेत्र में भी जापान एक कदम आगे बढ़ रहा है। जापान अब अपनी वायु, समुद्र और थल सेना के बेहतर समन्वय के लिए अपना पहला संयुक्त कमांड सेंटर भी स्थापित करेगा। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने के बाद जापान हर प्रकार की सैन्य क्षमता से वंचित हो गया था। जापान को 1945 में जनरल डगलस मैकार्थर द्वारा प्रस्तुत एक आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि पर 8 सितंबर 1951 को हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को जापान के खिलाफ बाहरी आक्रमण से निपटने की अनुमति दी गई थी, जबकि जापानी थल और समुद्री सेना को आंतरिक खतरों से निपटने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन तक ही सीमित कर दिया गया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल हैं। पहला सवाल चेन्ना केशव मंदिर संबंधित है: विष्णु, शिव, श्री राम, कृष्ण। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम अकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हस्ताक्षर हुए थे। महान संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रही नमस्ते योजना है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए, पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए? सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, गोंड जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। घोटुल संस्था विवाहित जोड़ों के लिए काम करती है। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन? सही जवाब है इसका विकल्प एक और तीन। दूसरा कथन गलत है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। तवांग में चीन सेना के साथ झड़प के बीच भारत ने अपनी नाभिकीय शक्ति संपन्न मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य का टारगेट कर सकती है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। अग्नि 5 का मकसद चीन के खिलाफ भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है। गौरतलब है कि चीन के पास डोंगफोंग 41 मिसाइल है, जिसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से लगभग पूरा एशिया, यहां तक कि चीन के सबसे उत्तरी हिस्से और यूरोप का कुछ क्षेत्र भारत की जद में है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 700 से 3500 किलोमीटर है। इन्हें भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल किया जा चुका है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट को हिट करने में एक्यूरेट है। इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है और 1.5 टन वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें, अग्नि 5 प्रोजेक्ट का विकास साल 2008 में DRDO के द्वारा किया गया था। इसका पहला सफल परीक्षण साल 2012 में किया गया। अग्नि 5 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। IGDMP को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम भी माना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग 5 तरह की मिसाइल विकसित की गई हैं। चीन ने तोरसा नाला के नजदीक एक रोपवे का निर्माण किया है। ये रोपवे भारत, भूटान, चीन के ट्रांजैक्शन पर चीन की साइड में है। चीन पूरे ईस्टर्न सेक्टर के पास अवसंरचना निर्माण को बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के चीन के बीच
विभाजन रेखा है। LAC 3 सेक्टर्स में विभाजित है, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहीं वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में फैला है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें दोनों देशों के बीच डिस्प्यूटेड माना जाता है। ये 2 क्षेत्र डेमचोक और ट्रिग हाइट्स हैं, लेकिन तकरीबन 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों का मत अलग है। आपको बता दें कि भारत और चीन के आरंभिक संबंध मित्रतापूर्वक थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर दोनों देशों के बीच हुआ पंचशील समझौता है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद हमेशा से प्रभावी रहा है, इसलिए चीन ने पहले भारत चीन सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद मैकमोहन रेखा को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसका प्रस्ताव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए शिमला समझौते में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए दिया था। EU यानी यूरोपियन यूनियन में बोस्निया और हेर्जेगोविना को सदस्यता देने पर सहमति बन गई है। यूक्रेन युद्ध ने EU को अपने पूर्वी पड़ोसियों को ग्रुप में शामिल करने का सबक दिया है। दरअसल EU को डर है कि चीन और रूस जैसी शक्तियां बाल्कन देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर सकती हैं। पिछले 6 महीनों में बोस्निया और हेर्जेगोविना यूक्रेन और मोल्डोवा के बाद तीसरा देश है जिसे सदस्यता दी गई है। 2021 में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को EU में न शामिल करने की अपील की थी। उनका बयान विवादों में भी रहा था। बोस्निया और हेर्जेगोविना एक बाल्कन देश हैं। ये यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं। इनकी राजधानी साराजेवो है। ये अपनी सीमा क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो के साथ साझा करते हैं। ये पहले फेडरेशन ऑफ यूगोस्लाविया का हिस्सा था। मार्च 1992 में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। किसी देश के लिए EU की सदस्यता हासिल करना आसान काम नहीं है। EU की सदस्यता हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों को कोपेनहेगन क्राइटेरिया कहते हैं। इन शर्तों में स्थायी लोकतंत्र, कानून का शासन, फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी और EU के सभी कानूनों को लागू करना जैसी शर्तें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक जानकारी मुहैया कराई है, जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स पर दर्ज करना होगा। गौरतलब है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत PM जन आरोग्य योजना लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा इस समुदाय को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज भी मुहैया कराए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की है, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर के रूप में जोड़ना। इसमें लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च उठाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन पर आधारित आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कोपेनहेगन क्राइटेरिया संबंधित है EU, ब्रिक्स, एशियान या फिर सार्क से? अगला प्रश्न है, आयुष्मान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में खर्च उठाए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की और जानते हैं उनके सही उत्तर। प्रश्न था, चिन्नकेश्वर मंदिर संबंधित है विष्णु, शिव, श्री राम या फिर कृष्ण से? सही उत्तर है विकल्प A। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम अकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हस्ताक्षर हुए थे। महान संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही विकल्प है B।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।